जय हिंद। कक्षा 11वीं की इकाई 1 समुच्चय के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। समुच्चय के बारे में इससे पहले हमारे 2 वीडियो हैं जिसमें हमने समुच्चय के बारे में समझाया है, तो उन वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उपसमुच्चय अर्थात सबसेट। यदि हम उपसमुच्चय सबसेट की बात करें तो हम नीचे दिए गए 2 कथनों पर विचार करते हैं। पहला जो कथन दिया है x बराबर आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, अर्थात जो x है इसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की बात की गई है, किसके? विद्यालय के। और हमारा दूसरा समुच्चय है y बराबर, तो जो y है वह क्या है? आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। यहाँ पर हम यदि ध्यान दें तो हमें x क्या दिया है? विद्यालय, और y क्या दिया है? कक्षा। चूंकि हम जानते हैं कि कक्षा जो होती है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? हमारी विद्यालय के अंतर्गत आ जाएगी, विद्यालय के अंतर्गत आ जाएगी। हम ये चूंकि जानते हैं, इसलिए जो कक्षा है वह विद्यालय का क्या होगा? एक सबसेट होगा। सबसेट होगा अर्थात उपसमुच्चय होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विद्यालय में स्टूडेंट होंगे वही स्टूडेंट या छात्र कहाँ पे होंगे? किसी न किसी कक्षा में होंगे। इसलिए हम कहेंगे, हम देखते हैं कि बाई का प्रत्येक अवयव अर्थात कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वह क्या है? एक्स का भी एक अवयव है। तो हम कहते हैं कि बाय जो है x का एक उपसमुच्चय है। तो हम क्या बोल देंगे कि जो बाय होगा अर्थात कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो किसके? x अर्थात विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के जो विद्यार्थियों की संख्या है उसका क्या होगा? एक सबसेट होगा। x का उपसमुच्चय है। प्रतीक में x सबसेट ऑफ y। हम सबसेट को इस तरीके से एक साइन लगा के इसको प्रदर्शित करते हैं जिसका अर्थ होता है एक समुच्चय, अर्थात हम कह सकते हैं x जो है एक उपसमुच्चय है किसका? y का। अथवा अंतर्विष्ट है के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात ये जो साइन होता है इसका अर्थ होता है उपसमुच्चय, x उपसमुच्चय है y का। तो इस तरीके से हम उपसमुच्चय को बतला सकते हैं। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो यहां पर यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव है, अर्थात A में जो अवयव हैं यदि वो है समुच्चय B का भी अवयव है तो A जो है B का उपसमुच्चय कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि A सबसेट है B का, अर्थात A का जो प्रत्येक अवयव है वह समुच्चय B का भी क्या है? अवयव है। तब A जो है समुच्चय कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है किसका? B का। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि A किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल A में। स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। यदि हम इसको देखें और यदि A बिलोंग कर रहा है कैपिटल A में, अर्थात यहाँ पर यदि देखें कि A जो है स्मॉल a जो है A में है, तो वो हम कह सकते हैं ये इम्प्लाइज करेगा कि जो A है वह किस में भी होगा? B में भी होगा। जो इम्प्लाइज होता है दिस इम्प्लाइज, या इस चिन्ह को हम कहते हैं जिसका तात्पर्य होता है क्या? कि इसका तात्पर्य है कि A बिलोंग्स टू A, इसका तात्पर्य है कि A भी किस में होगा? B में होगा। हम इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रतीक का प्रयोग करके हम उपसमुच्चय को इस प्रकार लिख सकते हैं कि A सबसेट है B का, A उपसमुच्चय है B का। यदि स्मॉल a बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू B। इस तरीके से हम उपसमुच्चय की डेफिनेशन को हम दे सकते हैं। हम उपसमुच्चय को अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण यदि हम देखें कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका समुच्चय क्या है? Q। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? रियल नंबर होती हैं वास्तविक संख्याएं R। चूंकि हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनमें केवल क्या होती हैं? P/Q के रूप वाली संख्याएं ही आती हैं। लेकिन यदि हम रियल नंबर में की बात करें तो रियल नंबर में -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो Q है वह सबसेट होगा किसका? R का, जैसे कि यहाँ पे बतलाया गया है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ दूसरा उदाहरण है, यदि A संख्या 56 के सभी भाजकों का समुच्चय है,
संख्या ए जो है संख्या 56 के सभी भाजकों का समुच्चय है, ठीक है। बी संख्या 56 के सभी अभाज्य भाजकों का समुच्चय है, तो बी जो है ए का एक उपसमुच्चय है। अतः हम लिखते हैं कि जो बी है सबसेट है ए का। यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो संख्या ए है वह 56 के सभी भाजकों का समुच्चय है, तो 56 के जो सभी भाजक होंगे उसमें भाज्य भी आ जाएंगे और अभाज्य भी आ जाएंगे, और जो बी है वह क्या है, उसमें केवल अभाज्य भाजकों की बात की गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बी है वह किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। हम अगले उदाहरण को देख लेते हैं। यह तीसरा उदाहरण है। मान लीजिए कि यहां ए बराबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 3 5 बी बराबर दिया है। यहां पर ये जो ए दिया है वो किसके रूप का है, रोस्टर रूप में दिया गया है, और जो बी है यह किसके रूप का दिया गया है, सारणीबद्ध रूप में दिया गया है। बी बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यदि हम देखें यहाँ पर, यदि इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स संख्या जो है 6 से कम लेकिन कैसी, एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 1 3 5 हो जाएंगी। लेकिन यदि हम ए को देखें तो ए भी क्या है, 1 3 5, और यहाँ पे बी का मान भी क्या आ गया हमारा, 1 3 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए जो है बी का सबसेट होगा, या बी सबसेट हो जाएगा ए का, तथा बी सबसेट ए दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। और हमें याद रखना है कि यदि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए होता है तो ये इंप्लाइज करता है कि ये दोनों समुच्चय कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगले हम उदाहरण को देख लेते हैं। यह चौथा उदाहरण है। मान लीजिए कि ए बराबर ए ई आई ओ यू, और बी में क्या दिया है, ए बी सी डी। यहाँ यदि हम देखें कि जो ए है उसमें क्या है, ए ई आई ओ यू स्वर हैं, और बी में क्या है, ए बी सी डी हैं। तो ए बी का एक उपसमुच्चय नहीं है, ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी के जो हमारा समुच्चय दिया गया है उसमें क्या है, ए बी सी डी है। लेकिन यदि हम ए की बात करें तो ए में क्या है, ई आई ओ यू, तो बी में अवयव वो है ही नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए है वह बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। यदि हम देख लें कि बी भी ए का उपसमुच्चय नहीं है। बी क्यों नहीं है, क्योंकि ए में बी सी डी नहीं है, इसलिए बी भी ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए सबसेट है बी का और ए बराबर नहीं है बी, तो जो ए समुच्चय है बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, और जो बी है वह ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने उपसमुच्चयों के बारे में यहां पर पढ़ लिया। यहां हम पढ़ेंगे अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। हम यहां पर संवृत अंतराल पढ़ेंगे, विवृत अंतराल पढ़ेंगे। हम इन दोनों अंतरालों की बात करेंगे, यहां पर संवृत अंतराल और विवृत अंतराल। चलिए हम देखते हैं कि यदि ए और बी यदि रियल नंबर हैं और ए छोटा है बी से, ए लेस है बी से, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, y सच दैट कि जो y है वह a से तो बड़ा है लेकिन b से कैसा है, छोटा है, एक विवृत अंतराल कहलाता है। यहाँ हमने विवृत अंतराल पढ़ा कि जो y है वो इस प्रकार से है कि वह a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है, तो हम इसको विवृत अंतराल कहते हैं, और इसे हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। प्रतीक कोष्टक के अंदर, छोटे कोष्टक के अंदर हम ए बी लिखते हैं कॉमा लगा के, इसके द्वारा उसको निरूपित किया जाता है। ए और बी के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ए और बी के बीच में जो बिंदु होंगे वो सभी बिंदु क्या होंगे, इस अंतराल में होंगे। लेकिन यह जो बिंदु हैं ए और बी इस अंतराल में शामिल नहीं होते हैं, हमें याद रखना है। परंतु यहाँ लिखा है ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं, तो ऐसा अंतराल क्या कहलाता है, हमारा विवृत अंतराल कहलाता है। यदि हम इसी के आगे देखें संवृत अंतराल की, वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु भी होते हैं। अर्थात ऐसा अंतराल होगा जिसमें, जो हमने अभी देखा कि विवृत अंतराल जो था उसमें क्या थे, ये जो अंत बिंदु हैं
ए उस अंतराल में शामिल नहीं है, लेकिन जो हमारा समृत अंतराल होता है उसमें ये दोनों बिंदु भी शामिल होते हैं। इस विवृत अंतराल को हम खुला अंतराल भी कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु भी शामिल होते हैं समृत या बंद अंतराल कहलाता है। इसे प्रतीक बड़े कोष्ठक के अंदर ए भी लिखा जाता है। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है कि ए और बी भी इसमें अंतराल में शामिल हैं। अतः इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे कि x जो होगा वह क्या होगा, ग्रेटर तो होगा ए से, लेकिन ए इसमें शामिल भी है इसलिए बराबर भी होगा। इसी तरीके से b जो होगा, x जो होगा b से छोटा तो होगा और उससे बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि b भी इस अंतराल में शामिल है। तो ऐसे अंतराल जिनमें अंत बिंदु शामिल होते हैं उसको हम बंद अंतराल या समृत अंतराल कहते हैं, और ऐसा अंतराल जिसमें अंत बिंदु शामिल नहीं होते उसको हम खुला अंतराल या विवृत अंतराल कहते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां लिखा हुआ है ए बी। यहां पर यदि हम देखें कि ए के साथ जो बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है और बी के साथ छोटा कोष्ठक लगा हुआ है, तो हम पढ़ चुके हैं कि यदि बड़ा कोष्ठक लगा होता है तो अर्थात वह जो अंत बिंदु है वह उस अंतराल में शामिल है, लेकिन यदि छोटा कोष्ठक लगा होता है तो हम कहते हैं कि जो अंत बिंदु होता है वह कोष्ठक में शामिल नहीं होता। तो यहां पे लिखा गया है कि जो x होगा इसमें क्या होगा, x जो होगा बड़ा या बराबर होगा किससे, a से, लेकिन जो b है इस अंतराल में शामिल नहीं है इसलिए लेस होगा b से। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ए से बी तक एक खुला अंतराल है जिसमें ए अंतर्विष्ट है किंतु बी अपवर्जित है। ए अंतर्विष्ट है अर्थात इस समुच्चय में इस अंतराल में ए जो है शामिल है लेकिन बी जो है इसमें शामिल नहीं है अर्थात अपवर्जित है। यहां यदि हम बात करते हैं कि यहां लिखा है ए बी, यहां पे ए जो है ए के साथ क्या लगा हुआ है, छोटा कोष्ठक लगा हुआ है अर्थात खुला अंतराल लगा हुआ है। यहां पे यदि देखें कि जो क्या है बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है अर्थात समृत अंतराल है। तो यहां पर यदि हम डेफिनेशन देखेंगे कि जो x होगा वह लेस होगा किससे, a से, लेकिन b क्या है इसमें शामिल है अंतराल में इसलिए लेस r होगा b से। तो इस तरीके से हम उसको परिभाषित करेंगे। तो a से b तक एक खुला अंतराल कहलाता है या खुला अंतराल है जिसमें b शामिल है, सम्मिलित है, किंतु a अपवर्जित है अर्थात a शामिल नहीं है, b इसमें शामिल है। तो इस प्रकार हमने इसमें क्या पढ़ लिया, समृत अंतराल को पढ़ लिया और विवृत अंतराल को इसमें पढ़ लिया। हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहां पर जो पहला हमें उदाहरण दिया गया है इसमें लिखा है ए बी, अर्थात हम चूंकि पढ़ चुके हैं एक कैसा अंतराल होता है, एक विवृत अंतराल होता है जिसमें क्या दोनों जो अंत बिंदु होते हैं वह शामिल नहीं होते। जैसे कि इस रेखा में जो अंत बिंदु हैं ए और बी, ए ब्लैक नहीं है, काले नहीं किए गए हैं क्योंकि ए और बी ओ हैं, यहाँ पे ये शामिल नहीं है। यदि हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पे जो ए और बी हैं इनके जो गोले हैं इनको ब्लैक किया गया है अर्थात यह जो हैं अंतराल में शामिल हैं, इसको हम समृत अंतराल से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर यदि हम देखते हैं कि यहां पे जो ए है वह ब्लैक किया गया है अर्थात ए क्या है इसमें शामिल है, लेकिन बी को ब्लैक नहीं किया गया इसलिए बी जो है इसमें शामिल नहीं है, इसलिए यह क्या कहलाता है, खुला हुआ कहलाता है, यहाँ पे बंद कहलाता है। यदि हम इसको देखें तो इसमें जो ए है वह क्या है, खुला हुआ है क्योंकि वह ब्लैक नहीं है, और जो बी है यहाँ पे ब्लैक है अर्थात वह शामिल है, इसलिए बड़ा कोष्ठक के अंदर हम उसको लेते हैं। तो इस तरीके से हम ग्राफ के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। यहां हम पढ़ते हैं घात समुच्चय के बारे में। घात समुच्चय क्या होता है, परिभाषा देखते हैं कि समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। अर्थात यदि कोई समुच्चय दिया गया है, यदि हम उस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को ज्ञात कर लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। और इसे पी ऑफ ए, पावर ऑफ ए अर्थात पावर मीन्स होता है घात, घात समुच्चय ए कहलाता है। और पी ऑफ ए से इसे निरूपित करते हैं। पी ऑफ ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है, और ये क्या होगा, पावर ऑफ ए में जो अवयव होंगे वह प्रत्येक अवयव क्या होंगे, एक समुच्चय के रूप में होते हैं। यह डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यह 2 नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछी जाती है, जो कि 2020 के पेपर में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है।
यहाँ हम देख लेते हैं कि उपयुक्त विवरण में यदि हम एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझते हैं कि a बराबर हमें दिया गया है 1 2, यहाँ पे a बराबर दिया है 1 2, तो पावर ऑफ a में यदि हम देखें कि 1 और 2 के उपसमुच्चय क्या बनेंगे, एक क्या होगा 5 होगा, क्या बनेगा 1 बनेगा, 2 बन जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 2 ही हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 1 2 और 1 2, तो इन समुच्चयों का जो समुच्चय होगा ई क्या होगा, एक पावर ऑफ ए अर्थात घात समुच्चय होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि ए में 2 अवयव हैं तो उसके उप समुच्चय अर्थात घात समुच्चयों की संख्या कितनी है, 4 है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है कि नंबर ऑफ पी ए, क्या नंबर ऑफ पी ए के लिए फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, अर्थात यहाँ पे जितने भी a में जो भी समुच्चय है उसमें जितने अवयव होंगे उसकी हम पावर लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 के ऊपर n का अर्थ है कि समुच्चय a में कितने अवयव हैं, 1 और 2 अवयव हैं तो 2 की घात लग जाएगी, तो 2 की घात लगी तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अर्थात उसमें क्या होंगे अवयव, 4 अवयव होंगे। व्यापक रूप में यदि एक ऐसा समुच्चय है कि na नंबर ऑफ a बराबर m, तो हम सिद्ध किया जा सकता है कि नंबर ऑफ पी ए बराबर 2 के ऊपर m की घात, इसी के रूप में उन्होंने उसको बतला दिया है। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट की यदि हम बात करें कि सामान्यतः किसी विशेष संदर्भ में हमें एक आधारभूत समुच्चय के अवयवों और उप समुच्चयों पर विचार करना पड़ता है जो कि उस विशेष संदर्भ में प्रासंगिक होते हैं। उदाहरण के लिए संख्या प्रणाली का अध्ययन करते समय हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय और उसके उप समुच्चयों में रुचि होती है। यदि हम संख्या प्रणाली की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं की समुच्चय लेते हैं, अभाज्य संख्याओं की समुच्चय लेते हैं, पूर्णांकों की समुच्चय लेते हैं, तो ये सभी सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय इत्यादि, यह आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय को सामान्यतः प्रतीक u अर्थात इस तरीके से u बनाकर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके उप समुच्चयों को अक्षर a b c x y z इस तरीके से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम यदि उदाहरण की बात करें तो जो पूर्णांकों का समुच्चय z के लिए, पूर्णांकों के समुच्चय z के लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय q एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। देखिए जैसे कि पूर्णांक जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 से लेके अनंत तक, और जो हमारे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत p/q के रूप में हम जिसको लिख सकते हैं। और हम चूंकि जानते हैं कि सभी पूर्णांक क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, तो हम कह सकते हैं जो z है पूर्णांकों का समुच्चय जो है उसके लिए जो q है परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r भी एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। और जो r होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, वह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांकों के समुच्चय में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आ जाएंगी, इसलिए पूर्णांकों का जो समुच्चय होगा वो भी किस में आ जाएगा, r के अंतर्गत आ जाएगा, अर्थात वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाएगी। इसलिए जो r है यह पूर्णांकों के समुच्चय z के लिए क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। उदाहरण के लिए हम एक और देखते हैं कि मानव जनसंख्या अध्ययन के लिए, यदि हमें मानव की जनसंख्या का अध्ययन करना है तो विश्व के समस्त मानव का समुच्चय क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। मानव की जनसंख्या के लिए विश्व के सभी मानव का समुच्चय जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में उपसमुच्चय, अंतराल के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, संवृत अंतराल और विवृत अंतराल। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा घात समुच्चय के बारे में पढ़ा, घात समुच्चय, और इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, अंत में सार्वत्रिक समुच्चय। तो हमने इन 4 पॉइंटों को इस लेक्चर में कवर किया है।